नमस्कार, पद्मिश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। सबसे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, किरनापुर के जावड़ी मेटा में हुई थी घटना। दिव्यांगों की सुविधा और उपचार का शासन को नहीं ध्यान, 1 साल में नहीं हो पाया भवन निर्माण, कार्य अधूरा। रबी की बोनी के पहले बीज की समस्या, किसान लगा रहे हैं कार्यालयों के चक्कर। भाजपा जिला अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया 9 और 10 नवंबर को होंगे मंडल अध्यक्ष चुनाव। दूसरे दिन भी रात में चला अतिक्रमण पर बुलडोजर, लोगों ने जताया विरोध। सुअर मारने लगाया करंट, मर गया भालू, आरोपी गिरफ्तार। किरनापुर के अकोला की घटना। जिले में सभी स्टेशनों में मिलेगी यात्रियों को फ्री वाईफाई की सुविधा, युवाओं को मिलेगा लाभ। उपयंत्री से सहायक यंत्री बनने की घोषणा पर शासन ने नहीं किया अमल, 28 वर्षों से उपयंत्री कर रहे इंतजार। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के पूर्व निकाली गई नगर कीर्तन यात्रा, जगह जगह किया गया स्वागत। और देव उठनी 11 के अवसर पर रचाया गया तुलसी और शालिग्राम का विवाह, मांगलिक कार्य की हो गई शुरुआत। और अब खबरें विस्तार से। जिले के किरनापुर तहसील के अंतर्गत आने वाले जावड़ी मेटा में एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में 2 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। लोक अभियोजक मदन मोहन द्विवेदी ने बताया कि किरनापुर के जावड़ी मेटा निवासी मृतक जीतलाल को आरोपी देवलाल और ओपन सिंह के द्वारा धारदार हथियार, बर्छी और कुल्हाड़ी से मारकर हत्या कर दी गई थी। साक्ष्य छुपाने के लिए दोनों हथियार को पानी से धोकर रख दिया गया था। घटना के संबंध में मिले सबूत और साक्ष्य के आधार पर आरोपी देवलाल और ओपन सिंह हत्या के मामले में धारा 302 के तहत आजीवन कारावास से दंडित किया गया है। थाना किरनापुर के अंतर्गत ये मामला है। इसमें थाना किरनापुर के अंतर्गत ग्राम जावड़ी मेटा में मृतक जीतलाल वो आरोपी देवलाल तथा ओपन सिंह विके के द्वारा बर्छी कुल्हाड़ी से मारकर उसकी हत्या कर दी गई थी और बर्छी को पानी से धो करके और साक्ष्य निकालने का प्रयास भी किया गया था। न्यायालय में आई साक्ष्य के आधार पर आज माननीय न्यायालय ने आरोपी देवलाल को धारा 302 में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना तथा धारा 201 में 3 वर्ष और 3,000 रुपये के जुर्माने से दंडित किया है। इसी प्रकार आरोपी ओपन सिंह को भी हत्या के मामले में धारा 302 में आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माना और 201 में 3 वर्ष और 3,000 रुपये जुर्माने से दंडित किया। कैसा ये सजाएं साथ साथ चलेंगी कि अलग अलग चलेंगी? सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी। वर्षों से उपयंत्री पद पर कार्यरत सैकड़ों कर्मचारियों को सहायक यंत्री बनाए जाने के लिए मध्य प्रदेश शासन ने 2 महीने पहले घोषणा की थी, जिस पर आज तक अमल नहीं हुआ। डिप्लोमा इंजीनियर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष अजय रावतकर बताते हैं कि 28 वर्षों से उपयंत्री एक ही पद पर रहते हुए कार्य कर रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन ने निश्चित ही उन्हें सहायक यंत्री बनाए जाने की घोषणा कर आश्वासन दिया, लेकिन आदेश आज तक नहीं है आया। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग के मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह ने ये घोषणा की थी कि प्रदेश के सभी जो सीनियर 28 साल जिनको उपयंत्री पद पर हो गए उनको सहायक यंत्री का पदनाम देंगे, लेकिन वो केवल घोषणा रही है। आज दिनांक तक उस पर कोई अमल नहीं हुआ है, ना ही कोई उसके आदेश आए हैं। हम सारे उपयंत्री प्रदेश के शासन से निवेदन करते हैं कि हमारी मांगे तुरंत मानी जाए और तुरंत आदेश निकाले जाए सहायक यंत्री पद के लिए। आपको बता दें कि ऐसे सैकड़ों उपयंत्री हैं जो पदस्थापना से लेकर सेवानिवृत्त तक उपयंत्री पदनाम पर कार्य करते हैं। भले ही सेवा काल के दौरान प्रभारी सहायक यंत्री का कार्यभार संभाला हो, लेकिन उनके पद नाम नहीं बदले। बीते दिनों में घोषणा से सैकड़ों उपयंत्रियों में अपने पद नाम बदले जाने की आस जगी थी, लेकिन आदेश नहीं आने से उनमें निराशा दिखाई दे रही है। देखना अब यह है कि मध्य प्रदेश शासन अपनी घोषणा कब तक पूरी करती है।
मध्य प्रदेश विपणन संघ के द्वारा बीते दिनों किसानों को अपडेट रखने के लिए ऐप के माध्यम से जानकारी अपडेट करा रहा है, लेकिन किसानों के लिए यह कारगर साबित नहीं हो पा रही। विपणन संघ के अधिकारियों से मिली जानकारी के अनुसार किसानों को रोजाना उनकी फसल के दाम की जानकारी देने के लिए एक ऐप बनाया गया है, जिसके माध्यम से एग्रो बिजनेस करने में किसानों को आसानी होगी। सर सबसे पहले इसमें ये बात है कि किसान को आज की डेट में उनका उचित मूल्य दिखाना एक चुनौती है। आज हर जगह किसान के साथ ये चीज़ आती है कि जो उपज उगाते हैं उसका सही मूल्य उस श्रेणी में उसको नहीं मिल पाता। इसके लिए विपणन संघ ने एक सेंट्रल स्तर पे, भोपाल स्तर पे एक नवाचार के रूप में किसानों को हित को ध्यान में रखते हुए एग्री व्यापार ऐप लॉन्च किया है। इस ऐप के तहत किसान डायरेक्ट स्वयं मोबाइल के थ्रू किसी भी इंटरनेट जहाँ कनेक्टिविटी है सिस्टम के थ्रू जुड़ सकता है। किसान अपना पंजीयन कराएगा स्वयं, किसी के माध्यम की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन की प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सरल है, नाम, नंबर, आधार कार्ड नंबर और बैंक की डिटेल, इसके अलावा कोई भी चीज़ उसमें नहीं मांगेगी। उसका अपना एक लॉगिन होगा, जो लॉगिन उसका आधार कार्ड नंबर होगा, आधार नंबर। दूसरा, उसका जो पासवर्ड होगा, किसान अपना पासवर्ड स्वयं करेगा। किसान का रजिस्ट्रेशन होने के बाद सिंपल सी प्रोसीजर है, वो रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपनी उपज को डायरेक्ट उस ऐप के माध्यम से प्रस्तुत कर सकता है, ऑफर कर सकता है कि मेरे पास, मान लीजिए कि मेरे पास धान की किस्म है, बालाघाट जिला धान का काफ़ी सर्वाधिक उत्पादक जिला है। मेरे पास धान की ये विभिन्न प्रकार की किस्में हैं और इन किस्मों को मैं इतनी अपनी उपज के लिए प्रस्तुत कर रहा हूँ। निश्चित ही विपणन संघ की यह पहल तारीफ काबिल है, लेकिन जिले के किसानों के पास एंड्रॉयड मोबाइल और इंटरनेट की उपलब्धता किसी से छुपी नहीं है। इसलिए यह पहल वर्तमान समय में किसानों के लिए कारगर साबित होगी, ये दिखाई नहीं दे रही है। नतीजा, गिने चुने किसानों के पास ही शायद यह ऐप्स हो। ट्रेन की यात्रा से पहले और बाद में यात्रियों को और बेहतर सुविधा देने के हिसाब से भारतीय रेलवे ने जिले के सभी स्टेशनों में वाईफाई की फ्री सुविधा देने जा रही है। इन दिनों जिले के सभी रेलवे स्टेशनों में वाईफाई लगाए जाने की कवायद शुरू कर दी गए हैं, जो बहुत जल्द ही फ्री वाईफाई सेवा के रूप में शुरू हो जाएगी। बालाघाट स्टेशन के वरिष्ठ स्टेशन प्रबंधक HL कुशवाहा के अनुसार वरिष्ठ स्तर की योजना के अनुसार कार्य किया जा रहा है। हालांकि बालाघाट रेलवे स्टेशन में बीते कुछ दिन पूर्व ही फ्री वाईफाई योजना शुरू की गई थी, जिसके टेस्टिंग और आगे की कार्रवाई जल्द शुरू की जा सकती है। निश्चित ही फ्री वाईफाई मिलने से रोजाना ट्रेन का सफर करने वाले युवाओं को खास तौर पर इसका फायदा मिलने की बात कही जा रही है। कैरापुर तहसील के वनांचल क्षेत्र के अकोला गांव में भालू के शिकार के आरोपी को वन विभाग ने गिरफ्तार किया है। वन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कैरापुर तहसील के गोकुलपुर निवासी राधेलाल ने जंगली सूअर का शिकार करने के लिए अकोला गाँव से लगे जंगल में तार के माध्यम से विद्युत करंट बिछा के रखा था, लेकिन इस दौरान अचानक भालू वहां पहुंच गया और इस करंट की चपेट में आ गया, जिससे भालू की मौत हो गई। वन विभाग को मुखबिर से मिली सूचना के आधार पर उन्होंने आरोपी राधेलाल को गिरफ्तार किया है। राधेलाल के द्वारा 5 नवंबर की रात्रि में सुअर मारने के लिए तार बिछाया गया था। भरवेली निवासी यश लॉरेंस का चयन अंडमान निकोबार में आयोजित होने वाली नेशनल फुटबॉल टूर्नामेंट में हुआ है। आपको बता दें कि यश लॉरेंस सहित 3 छात्रों ने जबलपुर की टीम के माध्यम से छिंदवाड़ा में बेहतर प्रदर्शन किया था, जहां यश लॉरेंस का चयन नेशनल फुटबॉल टीम में हुआ है। इस संदर्भ में खिलाड़ी यश लॉरेंस ने बताया कि उसने बालाघाट की पुलिस लाइन में ही फुटबॉल की प्रैक्टिस की थी और आज उसे यह अवसर मिला है कि वह बालाघाट का प्रतिनिधित्व कर देश की नहीं बल्कि विदेश में भी जिले का परचम लहराए। मैं पुलिस ग्राउंड में बालाघाट में तैयारी करता हूँ, अपनी जो भी स्किल्स है सब वहीं पे करता हूँ। और हमारा टूर्नामेंट यहाँ से बालाघाट से सिलेक्ट हुए थे हम लोग, 4 लड़के थे हम लोग। फिर उसके बाद हम लोग जबलपुर की टीम से गए खेलने, वहाँ पे नेशनल में मेरा सिलेक्शन हुआ। जबलपुर में कहाँ पर आयोजित हुई थी ये जबलपुर की टीम से गए थे, छिंदवाड़ा। हाँ, छिंदवाड़ा में आयोजित हुआ था। कब हुआ था ये? अभी कुछ 2 हफ्ते पहले। तो अब जो है नेशनल के लिए आपका चयन हुआ है, तो कहाँ जाएगी टीम? अब हमारी पहले कैंप लगेगा 18 तारीख से, कहाँ पर? 5-6 दिनों का छिंदवाड़ा में कैंप लगेगा। उसके बाद हमारी टीम 22 तारीख को निकलेगी अंडमान के लिए। अंडमान निकोबार में हमारा नेशनल का प्रतियोगिता होगा। कितने वहाँ पर टीम आप पहुँचेगी नेशनल? वहाँ पे पूरे इंडिया से टीम आएगी। पूरे इंडिया से। शासन के निर्देशों के तहत दिव्यांगों को बेहतर सुविधा प्रदान करने के लिए जिले में जिला निःशक्त पुनर्वास केंद्र स्थापित किया गया है, जहां सुदूर ग्रामीण अंचलों से दिव्यांग विकलांग प्रमाण पत्र बनवाने आते हैं। लेकिन इन दिव्यांगों के
लिए मूलभूत सुविधा मुहैया कराने में निःशक्त पुनर्वास केंद्र प्रबंधन के द्वारा लापरवाही बरती जा रही है। शुक्रवार को पुनर्वास केंद्र पहुंचने वाले दिव्यांगों को पेयजल की व्यवस्था नहीं करवाई गई, जिसके कारण दिव्यांगों ने नाराजगी जताई। वहीं केंद्र के कर्मचारी संजय ठाकरे ने बताया, पानी की व्यवस्था थी लेकिन पानी खत्म हो गया है, पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है। तो पानी की व्यवस्था नहीं है। तो क्या मानते हैं कि इसको नई व्यवस्था होना चाहिए? पानी वगैरह होना चाहिए, एक चपरासी लगा के रखना चाहिए सरकारी हाथ। तो आपको पानी मिला कि नहीं मिला? पानी की व्यवस्था नहीं है। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। प्रॉब्लम है पानी की। पानी की व्यवस्था यहाँ पानी की व्यवस्था है, अब भी चालू हुई थी। ये अभी मोना बोल रही थी कि 2 मिनट पहले कि पानी खत्म हो गया था। तो इसके पूर्व आपको जानकारी नहीं, बिल्कुल नहीं, अभी पता है 2 मिनट पहले मोना जी से बात हुई। मोना जी ने बताया कि अभी पानी खत्म हो गया है, क्या लेके अभी चला गया है। अच्छा, अगर कोई पेशेंट आता है तो पानी बिल्कुल पानी रहता है, 24 घंटे पानी रहता है। दिव्यांगों की सुविधाओं एवं उपचार के लिए शासन के द्वारा 94 लाख रुपए की लागत से नगर में DIEC भवन का निर्माण किया जा रहा है, लेकिन 1 साल बीतने के बावजूद भी इस भवन का निर्माण कार्य पूरा नहीं हो पाया है। वहीं निर्माण के वक्त जो जानकारी का बोर्ड भवन के पास लगाया गया था, उसमें भवन निर्माण के पूर्ण होने की तारीख भी अंकित नहीं की गई है। इस संदर्भ में सुपरवाइजर संदीप गजभिया ने बताया कि शासन के निर्देशों के तहत करीब 18 कक्षों का निर्माण किया जा रहा है। करीब 1 वर्ष से निर्माण कार्य चल रहा है और शीघ्र ही यह पूर्ण हो जाएगा। यहाँ पर सभी फैसिलिटी मतलब निःशक्त जनों के लिए जो है पूरी फैसिलिटी यानी ट्रीटमेंट होगा उनका, और रिपोर्टें जो आएगी सब होगा। कितने कक्ष का निर्माण करवाया जा रहा है? यहाँ लगभग 16-17 रूम है। 16 कितनी की लागत है? लगभग यही 92,44,000 कुछ ऐसा। 92,44,000। लालबर्रा मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर स्थित जिले की प्रवेश स्थली व देवनागरी ग्राम पंचायत कंजई में स्थित गायत्री शक्तिपीठ में 8 नवंबर को दोपहर 1 बजे से आवश्यक बैठक आयोजित की गई। 23 नवंबर को देव संस्कृति विश्वविद्यालय हरिद्वार के कुलपति डॉक्टर चिन्मय पांड्या के आगमन के बारे में अवगत करवाया गया। बैठक के दौरान 23 नवंबर को गायत्री शक्तिपीठ कंजई में भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जाने हेतु रूपरेखा तैयार की गई। देव संस्कृति विश्वविद्यालय शांति कुंज हरिद्वार के प्रति कुलपति हम सबके श्रद्धेय आध्यात्मिक विश्व विभूति युवाओं के प्रेरणा स्रोत डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी का लालबर्रा क्षेत्र के गायत्री शक्तिपीठ कंजई देवनगरी कंजई में 23 नवंबर को आगमन हो रहा है। उनके समागम एवं उनके विशिष्ट उद्बोधनों का जनमानस को लाभ होवे, उस कार्यक्रम को यज्ञ वातावरण में करने के लिए आयोजित करने के लिए एक विशेष गोष्ठी आज लालबर्रा ब्लॉक समन्वय समिति गायत्री परिवार की आहूत की गई है। नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण कार्यों को सीधे सीधे यही कहा जा रहा है, खुद हट जाओ या हटा दिए जाओगे। इस तर्ज पर लगातार दूसरी रात को अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही चलती रही। गुरुवार शुक्रवार की दरमियानी रात को एक बार फिर नगर पालिका का अमला अतिक्रमण हटाओ कार्यवाही के लिए रात के अंधेरे में निकला। उनका पड़ाव था अंबेडकर चौक स्थित सड़क किनारे लगी दुकानें JCB और बुलडोजर की मदद से धड़ाधड़ एक एक कर दुकान तोड़ दी गई। दुकान आपने लगाया था? माता की दुकान सर, सिर्फ यहाँ पे माल खड़ा रखता था, बस दिन भर फेरी कर करके मैं माल जमा कर सर। तो आपने दुकान नया बनाया था? क्या दुकान की हालत क्या की आपको नोटिस मिली थी क्या तोड़ने से पहले? नहीं सर, इसके पहले कोई नोटिस नहीं मिली मुझे। कब से दुकान लगा रहे हैं आप? सर सबसे पहले ठेला तो सब इस लाइन में सर मेरा था। कितने साल हो गए? सर मेरे को यहाँ हो गए 4 साल यहाँ पे। 4 साल हो गए? 4 से 5 साल हो गया मेरे को सर। अच्छा, तो कैसी हालत इन्हें बनाया आपकी ठेला का? इन्हें देखो ना, यानी आप देखिए आप इनकी के मतलब क्या हालत है। मेरा पोहे का ठेला था, मैं रोज लाता था, रोज लीजा लेता था। कब से यहाँ पे हो? यहाँ तो सर जी 5 साल हो गए सर। 5 साल हो गए ना? तो ये बताइए कि आज आपकी ठेला तोड़ दिया गया जी, किसने तोड़ा? अब सर ये नगर पालिका ने तोड़ी JCB। अब ना हमको कोई नोटिस ना कोई कुछ मिला। अच्छा, ना कोई पता। तो आपको कोई नोटिस मिला था कि यहाँ पे? कुछ भी नहीं सर। कुछ भी नहीं मिला? नहीं। अचानक आके तोड़ दिया? हाँ। आपको सूचना दिया गया? नहीं, कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं दिया गया? क्या क्या नुकसान हुआ आपका? सर जी मेरा तो कढ़ाई भी चले गई, वो टूट गई, ठेला भी टूट गया, केटली वेटली जो मेरा पोहे का सामान तो पूरा ही चूरा हो गया। अच्छा, तो क्या मानते हैं इस चीज को, क्यों ऐसा तोड़ा गया ये? अब सर जी
भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया के तहत 9 और 10 नवंबर को जिले के 17 मंडल अध्यक्ष चुने जाएंगे। परसवाड़ा विधायक रामकिशोर कावरे ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में जिले में 17 मंडल अध्यक्ष चुने जाने की प्रक्रिया की जानी है, लेकिन 6 मंडल और बढ़ सकते हैं। इन सब बातों को देखते हुए 9 और 10 तारीख का दिन मंडल अध्यक्ष चुनाव के लिए रखा गया है। इसके पश्चात 30 नवंबर तक जिला अध्यक्ष चुनाव पूर्ण किए जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी में लोकतांत्रिक प्रणाली से हमारा संगठन का चुनाव होता है। पहले सदस्यता अभियान चलता है। हमारे सदस्यता अभियान के माध्यम से फिर मतदान केंद्र पर हमने मतदान केंद्र की इकाई जो बनाया है, उस मतदान केंद्र पर चुनाव होते हैं। सर्वसम्मति से ये चुनाव करते हैं। जहां आवश्यकता पड़ती है सब लोग पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से विचार करके चुनाव संपन्न कराया जाता है। अभी हमारा प्राथमिक सदस्यता और मतदान केंद्र का चुनाव संपन्न हुआ है। अब हमारा मंडल का चुनाव है। कल 9 तारीख और 10 तारीख ऐसे बालाघाट जिले के 17 मंडलों का चुनाव होना है। चूँकि कल आज 4 बजे के बाद में ऐसा बालाघाट जिले के और 6 मंडल बढ़ने की संभावना है। यदि वो मंडल भी बढ़ जाएंगे तो ऐसा हमारा 17 और 6 23 हमारे मंडल होंगे। परंतु अभी अपन चूँकि अभी जब तक कि वहाँ से स्वीकृति नहीं आए तब तक कि हम 17 मंडल को तो मानते हैं। 17 मंडल में कल आधे मंडल का चुनाव होगा और परसों आधे मंडल का चुनाव होगा। आपको बता दें कि जिला अध्यक्ष चुनाव के लिए भाजपा जिला कार्यालय में बड़ी तेजी से मंथन किया जा रहा है। हालांकि वरिष्ठ स्तर से मिले निर्देश के अनुसार पार्टी अध्यक्ष 45 वर्ष तक के ही हो सकते हैं। इसे देखते हुए युवाओं में बहुत अधिक उत्साह दिखाई दे रहा है। जिले में रबी की बोनी की तारीख निकली जा रही है, लेकिन किसानों को बीज उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, जिससे किसान सहकारी सोसाइटी के चक्कर लगाते हुए जिला मुख्यालय तक पहुंच गए। किसानों ने बताया कि सरकार उन्हें सहकारी समिति से खाद बीज लेने पर योजनाओं का लाभ देती है, लेकिन सहकारी समिति में इन दिनों रबी की फसल के लिए बीज नहीं है। यहाँ ये बीज के चक्कर में आए थे सर। तो बीज क्यों वहाँ सोसाइटी में नहीं मिल रहा है क्या? सोसाइटी में तो नहीं है सर अभी, और इसलिए आप इसमें पता करने आए तो वो सोसाइटी वाले क्या मालूम कब ले जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इसलिए हम परेशान हैं। और धान कट कर बोनी चालू हो गई है, गेहूँ, चना, अलसी और सरसों की। अच्छा, तो सोसाइटी वाले क्यों नहीं दे पा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? क्या मालूम सर, हम ये जान रहे हैं कि जैसे 0% में हमको शासन पैसा दे रही है, सोडा खाद दे रही है, हैं, और बीज लेंगे तो उसमें 0% में रहेगा, तो हमारे नुकसान होगा अगर वो बीज खाद ये ना देंगे तो। बीज गेहूँ, चना, अलसी, सरसों। तो कलेक्टर साहब से शिकायत करेंगे इसकी? बिल्कुल करेंगे सर, पूरे किसान मिलकर करेंगे। एक अन्य कृषक बताते हैं कि बीते 15 दिनों से सहकारी समितियों के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन रबी की फसल चना, गेहूं, उड़द, अलसी का बीज उपलब्ध नहीं है। तो मेरे गांव में सर 10-15 दिन हो गए बीज के लिए मेरे पास आते हैं, बोलते मैं कृषक मित्र हूँ, तो बीज कब आएगा, बीज कब आएगा। कुछ लोगों ने की ज़मीन कड़ी हो गई है। अभी किस चीज़ का टाइम है अभी चना बोने का है, गेहूं बोने का है, अलसी बोने की है। क्या परेशानी जा रही है उसमें? अभी वो बीज नहीं मिल रहा है सोसाइटी से। तो यहाँ क्या बोलते हैं? तो यहाँ बोलते हैं यहाँ से लेके जाओ, नगद लेके जाओ सोसाइटी, और किसान के पास पैसा नहीं है अभी। चनेगांव से पहुंचे कृषक चैनलाल मरस्कोले बताते हैं कि सहकारी सेवा समितियों में बीज नहीं होने की जानकारी दी जाती है, इसीलिए जिला मुख्यालय स्थित कृषि विभाग के कार्यालय पहुंचे हैं। बीज नहीं मिले ना सर, सेवा सहकारी समिति चनेगांव में जाओ तो बोलते बीज नहीं आया अभी, तो क्यों नहीं आ रहा है, इस कारण से पता करने के लिए हम बालाघाट आए थे ऑफिस में। तो यहाँ क्या बताया था? तो ये बोले अभी समिति वाले उठाव नहीं कर रहे हैं, जबकि बोने की स्थिति आधी कटाई हो चुकी किसान की, जमीन धीरे धीरे कड़ी होने जा रही है। तो अभी चना है, गेहूँ है, सरसों, अलसी सब होने की तैयारी पे किसान। तो क्या करेंगे, शिकायत करेंगे इसकी? आप लोग शिकायत करेंगे ना सर। वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बालाघाट बताते हैं कि उनके पास बीज उपलब्ध है, लेकिन सहकारी सेवा समिति के जिम्मेदार उनके पास से बीज लेकर नहीं जा रहे हैं। उनकी अपनी मजबूरी है, इस वजह से बीज कार्यालय में पड़ा हुआ है, जो किसानों तक नहीं पहुंच पा रहा है। समिति में किसानों की लिमिट बनी हुई है। हम किस समिति वालों से संपर्क करके ये बोल रहे हैं कि आप आरओ काट के आप भंडारण करवा लो, ताकि किसान की जो लिमिट बनी हुई है, खाद और बीज दोनों उनको एक साथ मिल जाएगा। उनकी वही खाते पे आपने पूरा जितना रकबा है उस आधार पे फसलवार उसका आपने लिमिट बनाई है। उस लिमिट अगर आप उसको बीज नहीं उपलब्ध कराओगे तो ये जवाबदारी तो समिति की है ना। अभी समिति वाले अगर भंडारण नहीं करेंगे तो हम उसमें क्या
क्या कर सकते हैं। अब समिति वालों को भंडारण करना चाहिए और किसानों को बीज उपलब्ध कराना चाहिए। ये समिति वालों का काम, हमारा कहाँ से रोल आया है उसमें। हम उपलब्ध करा दे रहे हैं, व्यवस्था हम बना रहे हैं कि बीज हमारे पास उपलब्ध है। आप अब भंडारण नहीं करोगे तो किसान को नहीं मिलेगा, तो फिर बोनी कहाँ से करेगा किसान। तो इसमें तो किसानों का नुकसान हो जाएगा। और किसानों की समिति है और ये हमसे बोलते कि आप अपने अधिकारियों से बोल के हमको ऊपर से आर्डर दिलवाओ, और ये मनमानी कहाँ से हो रही हमें समझ में नहीं आ रही। तो क्या लग रहा है, क्या जिले में नहीं वितरित हो रहा है क्या सोसाइटी में? मेरे विकास खंड में तो नहीं हो रहा है। कई लोग मना कर रहे हैं, कई कर भी रहे, ऐसा ही नहीं। कौन समिति वाले, जैसा हमने यहाँ भंडारण करवाया है खुरसोड़ी में, उन्होंने किया है। नामदेव क्षत्रिय समाज बालाघाट द्वारा नामदेव जी की जयंती के अवसर पर अन्नपूर्णा मंदिर में सुंदरकांड और विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर समाज के सभी जन उपस्थित रहे और सभी ने पूजा अर्चना का लाभ लिया। ये अन्नपूर्णा मंदिर में आज नामदेव जयंती के उपलक्ष्य में नामदेव जी के सुंदरकांड और हवन पूजन रखा गया था और महिला मंडल के द्वारा। और क्या क्या कार्यक्रम होंगे इसके साथ? बस हवन पूजन, आरती और महिला मंडल के द्वारा कार्यक्रम सुंदरकांड प्रसाद। कार्तिक अमावस्या दीपावली के 11 दिन बाद मनाई जाने वाली देव उठनी 11 शुक्रवार को जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार 4 महीने की लंबी निद्रा के बाद भगवान विष्णु जाग गए हैं। इसके साथ ही मांगलिक कार्य, विवाह के शुभ मुहूर्त शुरू हो चुके हैं। शुक्रवार की शाम को लोगों ने घर के आंगन में तुलसी जी के समक्ष गन्ने का मंडप सजाया, लेप लगाया और भगवान विष्णु का आह्वान किया। इस दौरान तुलसी को अपनी बिटिया मानकर शालिग्राम के साथ उनका विवाह रचाया गया। स्वयं कर रहे थे तब भगवान कृष्ण 500 पांडवों के साथ लेकर उनके पास गए थे। उपयुक्त अवसर जानकर होने की प्रतीक्षा में संसास रहे थे। उपयुक्त अवसर जानकर युधिष्ठिर ने भीष्म पितामह से प्रार्थना की कि आप हमें सुखों की दाता अनुवर है दाता। मैया जय तुलसी माता, सब योगों के ऊपर सब रोग के ऊपर। मैया जय तुलसी माता। हमारे हिंदू में तुलसी विवाह के बाद ही हिंदुओं में सभी की मतलब शादी चालू होती है। अच्छा, क्या मान्यता है इस पर्व का? इस पर्व की मान्यता यह है कि विष्णु भगवान 4 महीना पहले
जब अपनी वहाँ पे सोने गए थे और उसके बाद आज के दिन ही वो जग के आए थे। और तुलसी शहर के वार्ड नंबर 13 उपनगरीय क्षेत्र गंगानगर में 11 के अवसर पर मंडई का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पारंपरिक वेशभूषा में निर्मित हाट बाजार सजे और लोगों ने इस मंडई का जमकर लुत्फ उठाया। वार्ड के पार्षद सिद्धार्थ शेंडे ने बताया कि जब भी पार्षद बने तो उन्हें लगा कि गंगानगर शहर का उपनगरीय क्षेत्र है और यहाँ पर किसी भी तरह का कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाता, जिसे देखते हुए उनके द्वारा 11 के अवसर पर बीते 5 वर्षों से मंडई मेले का आयोजन किया जा रहा है। देखिए, जब मैं पार्षद बना तो मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे वार्ड क्रमांक 13 में ऐसे कोई सांस्कृतिक और पारंपरिक आयोजन होते नहीं है जिससे लोग आपस में संपर्क कर सके, एक दिन आपस में मिलकर बैठकर बातचीत कर सके। तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि ऐसे आयोजन होने चाहिए। तो आज ये मंडई को प्रारंभ हुए 5 वर्ष हो चुके हैं और आप देख रहे हैं कि मंडई का स्तर कितना वृहद है। लोग आ रहे हैं, लोगों के बीच एकता दिख रही है, लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं और बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। खूब अच्छा माहौल है और मुझे ऐसा लगता है कि साल में एक दिन ऐसा जरूर होना चाहिए जब लोग एक साथ आए। 12 नवंबर को सिखों के गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के अवसर पर 8 नवंबर को शहर में सिख समाज द्वारा नगर कीर्तन यात्रा निकाली गई। यह यात्रा शहर के गुरुद्वारा से निकाली गई, जो हनुमान चौक के रास्ते सराफा बाजार, गुजरी चौक होते हुए काली पुतली के रास्ते अम्बेडकर चौक होते हुए गोंदिया रोड से पुनः गुरुद्वारा पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोग इस यात्रा में उपस्थित थे। जगह जगह सभी धर्म के लोगों द्वारा इस यात्रा का भव्य स्वागत किया जा रहा था। जिले के हट्टा में कॉलेज खुलवाने की मांग को लेकर गुरुवार को सामुदायिक भवन गुजरी चौक हट्टा में कॉलेज खोलो संघर्ष समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें हट्टा चौक में कॉलेज खोले जाने की मांग को लेकर आगामी रूपरेखा बनाई गई। साथ ही अपनी इसी मांग को लेकर 29 नवंबर को जन आंदोलन करने का निर्णय लिया गया। लालबर्रा थाना परिसर में 8 नवंबर को शाम 5 बजे से जनप्रतिनिधियों, समाजसेवी, व्यापारियों व गणमान्य जनों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें आगामी पर्व ईद मिलादुन्नबी, गुरु नानक जयंती सहित अन्य त्योहारों को शांति एवं सद्भावना पूर्वक मनाने हेतु आवश्यक विचार विमर्श किया गया।
यह बैठक वारासिवनी एसडीओपी RN परतिथि, थाना प्रभारी मनशाराम रोमड़े व नायब तहसीलदार उमराज सिंह वारले की प्रमुख उपस्थिति में हुआ। थाना प्रभारी मनशाराम रोमड़े ने जानकारी देते हुए बताया कि 9 नवंबर को शाम 4 बजे थाना परिसर से सद्भावना रैली निकाली जाएगी, जो नगर के प्रमुख मार्गों का भ्रमण करते हुए विभिन्न ग्रामों का भ्रमण किया जाएगा। अयोध्या प्रकरण जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, इसी तारतम्य में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों एवं गणमान्य नागरिकों की थाना प्रांगण में शांति समिति की बैठक ली गई। सभी ने जो है सर्वोच्च न्यायालय की जो भी निर्णय आ रहा है उसका स्वागत के लिए एवं कल जो है सद्भावना रैली जो है लालबाग कस्बा में भ्रमण की राय दिए हैं, जो कल 4 और 5 के बीच में निकाली जाएगी। इसके अलावा और कुछ खास निर्देश, कुछ समझाइश दी गई है क्या? नहीं, इसके अलावा तो अन्य किसी बात की चर्चा नहीं हुई है। अभी ग्रामीण क्षेत्रों में जो मेला हमारी चल रही है उसमें व्यवस्था को लेकर मीटिंग में चर्चा हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में 2 नवंबर को 30 हजारीकोट में पुलिस और अधिवक्ताओं के बीच हुई झड़प का बालाघाट में भी विरोध दिखाई दे रहा है। अधिवक्ता संघ के उपाध्यक्ष शंकर कनौजिया बताते हैं कि दिल्ली में घटना के विरोध में सोमवार को अधिवक्ता कार्य से विरत रहेंगे। जैसा कि जिले में धारा 144 लागू है, इसे देखते हुए किसी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन, धरना प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। ये 2/11/2019 दिन शनिवार को दिल्ली 30 हजारीकोट में पुलिस के द्वारा जो अधिवक्ताओं के साथ मारपीट की गई है एवं ABP न्यूज के संवाददाता के द्वारा जो काले कोट वाले गुंडा कह के उन्हें संबोधित किया है, उसके विरोध में दिनांक 11/11/2019 दिन सोमवार को सभी अधिवक्तागण कार्य से विरत रहेंगे। यानी एक दिवसीय रहेगा? एक दिवसीय हड़ताल। वर्तमान में धारा 144 लागू है, तो क्या कोई प्रदर्शन भी करेंगे? नहीं, कोई प्रदर्शन, शांतिपूर्ण ढंग से कार्य में आएंगे। यहाँ आएंगे, कार्य नहीं करेंगे, किसी प्रकार कोई नारेबाजी। आपको बता दें कि सोमवार को 11 नवंबर अधिवक्ता विरोध स्वरूप न्यायालय कार्य से विरक्त रहेंगे। मंगलवार को 12 नवंबर गुरु नानक जयंती के अवसर पर न्यायालय का अवकाश रहेगा। इस कारण शनिवार के बाद सीधे बुधवार को ही फरियादियों को न्यायालय में अधिवक्ताओं की सहायता मिल पाएगी। कलेक्टर दीपक आर्य के निर्देश पर खनिज विभाग के अधिकारियों द्वारा रेत के अवैध परिवहन पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में 7 एवं 8 नवंबर को ही कार्यवाही में 6 डंपर और 4 ट्रैक्टर को रेत का अवैध परिवहन करते पाए जाने पर जब्त किया गया है। जिला खनिज अधिकारी सोहन सलामे ने बताया कि खनिज के अवैध उत्खनन व परिवहन के आकस्मिक जांच के दौरान रेत एवं गिट्टी के अवैध परिवहन करते हुए अलग अलग मार्गों में वाहनों को जब्त कर अभिरक्षा की दृष्टि से संबंधित थाना प्रभारी को सौंपा गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी दीपक आर्य ने जिले में कानून और व्यवस्था की दृष्टि से मध्य प्रदेश मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल आदेश के तहत जिले के समस्त पेट्रोल पंप एवं डीजल पंप में आगामी 30 नवंबर तक पेट्रोल 1000 लीटर एवं डीजल 3000 लीटर रिजर्व स्टॉक रखे जाने के आदेश दिए हैं। जिले भर के सभी पंप संचालकों को निर्देशित किया गया है कि वे जिले में पेट्रोल एवं डीजल के पंपों पर पर्याप्त आपूर्ति बनाए रखें। इस संबंध में दिए गए आदेश में कहा गया कि उक्त अनुसार रिजर्व स्टॉक की मात्रा में से अपर कलेक्टर बालाघाट, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, सर्व जिला बालाघाट, जिला आपूर्ति अधिकारी, संबंधित तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं संबंधित क्षेत्र के सहायक आपूर्ति अधिकारी की अनुमति से पेट्रोल एवं डीजल प्रदान किया जा सकेगा। वारासिवनी सिविल अस्पताल वारासिवनी में 8 नवंबर को 1 करोड़ के निर्माण कार्य का भूमि पूजन एवं चिकित्सा उपकरणों का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया गया। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल के मुख्य आतिथ्य, नगर पालिका अध्यक्ष विवेक पटेल की विशिष्ट आतिथ्य, जनपद अध्यक्ष चिंतामन नगपुरी की अध्यक्षता सहित अन्य अतिथियों की मौजूदगी में प्रारंभ किया गया। सिविल अस्पताल वारासिवनी की व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। इसके बाद कैबिनेट मंत्री प्रदीप जायसवाल व उपस्थित जनों के द्वारा बाउंड्री वॉल, सीसी रोड, एक्सरे भवन निर्माण कार्य का विधि विधान से पूजन अर्चन कर भूमि पूजन किया गया। इसके बाद शासकीय चिकित्सालय में शासन द्वारा प्रदत्त विभिन्न चिकित्सकीय उपकरण, मशीनों एवं विभिन्न सामग्रियों का फीता काटकर लोकार्पण किया गया। इस अवसर पर अधिकारी, कर्मचारी, जनप्रतिनिधि, गणमान्य नागरिक सहित अस्पताल स्टाफ मौजूद रहा।
दो प्रकार के ये है सिकाई होती है अस्पताल वाराणसी को जो चिकित्सीय उपकरण एवं एक्सरे भवन के नवीन निर्माण हेतु हम समाज में अच्छी से अच्छी चिकित्सा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का सतत प्रयास करेंगे। इसी क्रम में मैं तुलनात्मक रूप से जब पहली बार जब मैं आया था तो बाकी सब अस्पतालों में की तुलना में जैसे सिविल अस्पताल काफ़ी अच्छा पहले से ही था। डॉक्टर राठौड़ जब पहली बार आके जब मेरी मुलाकात हुई तो मुझे जब पूरी व्यवस्थाएं देखने के बाद जब मैंने पूछा कि कितने डॉक्टर्स हैं यहाँ पर तो बताया गया कि सिर्फ एक ही डॉक्टर वो अकेले चला रहे हैं। तो बड़ा अच्छा लगा और उस दिन से हम लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ मदद जो हमारे स्तर की होगी वो हम इस स्तर की जरूर करेंगे जितना ठीक हम कर पाएँ। बाकी फिर ये इस सहयोग की निवेदन माननीय मंत्री जी से किया गया और माननीय मंत्री जी ने सारी जो भी आवश्यकताएं उस समय मांग की गई थी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि उस समय उन्होंने कुछ चीज़ें मांग की थी वो चीज़ें सारी मिल गई। तो और मांग हो तो शायद तो और भी मिल जाता डॉक्टर साहब। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि बधाई के पात्र हम लोग इसलिए हैं कि 4 डॉक्टर्स हमको मिल गए। सुविधाएं जुटाना एक बात है, डॉक्टर की व्यवस्थाएं जुटाना दूसरी बात है। माननीय मंत्री जी के प्रयास से जो चिकित्सकों की नियुक्ति यहाँ हुई है वो सबसे महत्वपूर्ण। अभी जनता के पास सारी मशीनें यहाँ पर लाती हैं तो जनता चिकित्सक भी यहाँ पर आएगा, बच्चों में डॉक्टर भी आएंगे आ गए यहाँ पर और इसके अलावा और भी डॉक्टरों की व्यवस्था हमने की है। और सबसे बड़ी जगह तो महिला डॉक्टर की है, वो भी आपको मैं आश्वस्त करता हूँ कि बहुत जल्दी यहाँ पर महिला डॉक्टरों की व्यवस्था यहाँ पर होगी। और ऐसा नहीं से वाराणसी निकला रामपाली डोंगरवाली अन्य हमारी उपशासन वहाँ की हमको चिंता है कि सभी जगह जितने पद सबको भरा जाए उसको भी हम शीघ्र भरने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा मुख्य उद्देश्य है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारा सिविल अस्पताल। आशा कार्यकर्ताओं की एक आवश्यक बैठक जिला मुख्यालय स्थित कर्मचारी भवन में आहूत की गई। इसमें उन्होंने प्रदेश शासन के विरुद्ध विरोध जताया। आशा कार्यकर्ता संघ की प्रदेश अध्यक्ष गीता कटरे ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा अपने वचन पत्र में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाए जाने का वादा किया गया था, जिसे पूरा नहीं किया गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के समान आशा कार्यकर्ताओं का भी 10,000 मानदेय कर दिया जाए। क्या है कि हम लोग आज कलेक्टर को ज्ञापन देने के लिए हमने 1 महीना पहले से ये जानकारी दे रखे थे आशा बहनों को। अपनी दूर दराज की आशा बहनें आई हैं, बैयर बिरसा जसू ब्लाकों की अपनी बहनें आई हैं। क्या है अपनी आशा कार्यकर्ताओं को जो काम का जो पैसा है वो बराबर समय पे जमा नहीं होता। और जैसे टीटी का पैसा जो टीटी केस ले आते हैं 2 बच्चे का जो अंतर होता है वो वाला पैसा आशाओं का 2018 से बिल्कुल गया नहीं है बहनों के खाते में। और दूसरा जो है जो सर्वे हमारी आशा कार्यकर्ताओं से सारा पूरा सर्वे करवाते हैं। जो काम एनम बहन जी का आता है वो काम हमारी आशाओं से करवाते हैं। और जो कमलनाथ जी ने जो बोला थे कि हम आशा कार्यकर्ताओं का 10,000 रुपये आंगनवाड़ी के बराबर मानदेय करेंगे, चुनाव जीतने के पहले उनने अपने वचन पत्र में लिखे थे, परंतु अपने वचन पत्र का पालन न करते हुए अभी तक हमारी पूरी आशा कार्यकर्ता नर्वस है, नाराज़ है उस कमलनाथ जी से। और उनने 10,000 रुपये हमारी आशा कार्यकर्ता का नहीं किए। और माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो 2,000 रुपये किए इसमें भी हमारी आशा कार्यकर्ता संतुष्ट नहीं है, क्योंकि 2,000 में किसका क्या घर चलता है क्या। लालबर्रा तहसील में भी लक्ष्मी पूजन की अमावस्या के 11वें दिन देवताओं का जागरण पर्व देव उठनी एकादशी 11 यानी छोटी दिवाली 8 नवंबर को बड़े ही श्रद्धा एवं हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। इस पर्व को लेकर नगर में स्थित दुकानों में खासी भीड़ रही। लोगों ने पर्व हेतु पूजन सामग्रियों की जमकर खरीदारी की। सुहागन महिलाओं ने दिन भर व्रत रखकर अपने घर आंगन में सुंदर सुंदर रंगोली बनाई और शाम होते ही पूजा अर्चना कर जमकर आतिशबाजी की। एकादशी पर्व पर श्रद्धालुओं ने घर के आंगन में गन्ने का मंडप सजाया, जिसके बाद माता तुलसी व भगवान सालिग्राम का विवाह वैदिक मंत्रोच्चार के द्वारा संपन्न कराया गया व भगवान विष्णु की पूजा की गई। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, किरनापुर के जावड़ी मेटा में हुई थी घटना। दिव्यांगों की सुविधा और उपचार का शासन को नहीं ध्यान, 1 साल में नहीं हो पाया भवन निर्माण, कार्य अधूरा। रबी की बोनी के पहले बीज की समस्या, किसान लगा रहे हैं कार्यालयों के चक्कर।
भाजपा जिला अध्यक्ष चुनाव प्रक्रिया 9 और 10 नवंबर को होंगे मंडल अध्यक्ष चुनाव। दूसरे दिन भी रात में चला अतिक्रमण पर बुलडोजर, लोगों ने जताया विरोध। सुअर मारने लगाया करंट, मर गया भालू, आरोपी गिरफ्तार। किरनापुर के अकोला की घटना। जिले में सभी स्टेशनों में मिलेगी यात्रियों को फ्री वाईफाई की सुविधा, युवाओं को मिलेगा लाभ। उपयंत्री से सहायक यंत्री बनने की घोषणा पर शासन ने नहीं किया अमल, 28 वर्षों से उपयंत्री कर रहे इंतजार। गुरु नानक देव जी के 550वें प्रकाश पर्व के पूर्व निकाली गई नगर कीर्तन यात्रा, जगह जगह किया गया स्वागत। और देवउठनी 11 के अवसर पर रचाया गया तुलसी और शालिग्राम का विवाह, मांगलिक कार्य की हो गई शुरुआत। तो ये थी अब तक की खास खबरें। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।